की बात आपके बहुत धीरे से समझ में आ रही। देखो साइकिल यात्रा क्यों चुना गया? साइकिल यात्रा तो एक पार्टी का चुनाव, साइकिल तो एक पार्टी का चुनाव चुन है। तो साइकिल यात्रा क्यों चुना गया समझते हो? साइकिल यात्रा चुनने के पीछे दो बड़े रीजन। पहला, जो माननीय काशीराम साहब एक संदेश से मैंने लिया, जिसमें उन्होंने देखा पंजाब की एक रैली में कि नेता लोग तो बाद में आए थे, लेकिन उनकी पार्टी के जो समर्थक थे, जो उनकी पार्टी से, उनकी विचारधारा से काशीराम साहब से प्यार करते थे, उन पे विश्वास रखते थे, वो 40-40 किलोमीटर साइकिल चला के अपने बच्चों को बिठा के, अपनी बीवी को बिठा के उस आंदोलन में, उस रैली को सफल करने के लिए आए। तो काशीराम साहब को ये विश्वास हुआ कि इस पैसे वाले लोकतंत्र में ये गरीब व्यक्ति जिस पे साइकिल है, ये चुनाव तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन इसका समर्पण कितना बढ़िया है, ये कितना समर्पित है अपनी पार्टी को, इसलिए उन्होंने सस्ते संसाधनों पे साइकिल यात्रा शुरू की कि इससे जो है, जो लोग साइकिल चलाएंगे वो लोग पार्टी के सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता होंगे, वो बिकेंगे नहीं, वो किसी लालच में आके अपनी पार्टी की बदनामी नहीं करेंगे। अगर उनको जिला अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष से किसी पद से हटा दिया जाएगा तो किसी की बातों में आकर अपनी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, वो समझेंगे कि हमें अपनी पार्टी के प्रति समर्पित भावना से काम करना है। ये लड़ाई पदों की नहीं है। पद तो इतनी पार्टियों में तमाम जगह मिलकर 131 MP SC के बैठे हुए हैं, इतने विधायक यहाँ बैठे हजारों संख्या में, क्या तुम्हारा भला हो रहा है? तो भला करने वाले लोग तो यहाँ बैठे हैं जिनको सदन में बैठना था, इसलिए जो है तुम्हारा भला नहीं हो रहा। तो इसलिए साइकिल को साधन चुना गया कि साइकिल के माध्यम से, क्योंकि जब हमारी बात हुई तो ये भी महसूस किया गया कि साइकिल प्रचार का एक सबसे बड़ा साधन है। कैसे? एक आदमी गाड़ी में कोई जाएगा, 10-20 गाड़ी जाएगी तो आदमी देखेगा, कह देगा कोई पैसे वाला जा रहा है, लेकिन जब हमारे आजाद समाज पार्टी का वर्कर झंडा लगा के, तख्ती लगा के और नारेबाजी करते हुए जिस भी क्षेत्र से निकलेगा, तो आगे लोग ये देखेंगे जरूर कि भाई ये कौन आदमी है जो 40-42 डिग्री टेम्परेचर में, गर्मी में पसीना छू रहा है, बारिश पड़ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, भूखा प्यासा कौन व्यक्ति घूम रहा है। जब वो उसको देखेगा तो वो उसकी पीड़ा को समझेगा भी, और वो उसको, उसकी मेहनत को देखेगा भी, और मेहनत को देखने के बाद ये भी महसूस करेगा कि ये जो पार्टी है, ये मेहनती लोगों की पार्टी है, इन लोग मेहनती लोगों को समर्थन करना चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन उसके साथ काशीराम साहब ने जब साइकिल यात्रा शुरू की थी 4200 किलोमीटर की, तो एक अनुभव उन्होंने अपना साझा किया। वो अनुभव क्या साझा था? वो ये था कि 40-42 दिन की साइकिल यात्रा में हमने ये सीखा कि हम समय पे सूर्य निकलते तो उठ जाते थे, और सूर्य ढलते ही सड़क से नीचे आ जाते थे, और फिर अपने आप सब लोग 2 मेटाडोर हमने ली थी, 100 साइकिलें थी। एक मेटाडोर आगे चलती थी जिसमें माइक लगा हुआ था, एक मेटाडोर पीछे चलती जिसमें सामान रहता था। फिर सब लोग अपने अपने सामान को निकालते थे, जहां जगह मिलती थी लेट जाते थे, फिर जो रूखा सूखा मिलता था उसी रूखे सूखे से अपना काम चलाते थे, और फिर उस रूखे सूखे खा के अगले दिन फिर इस संकल्प को करने को याद रखते हुए कि जैसा जीवन हम लोग बिता रहे हैं, ऐसा ही जीवन इस भारत में रहने वाले करोड़ों लोग भी बिता रहे हैं। वो रूखा सूखा खा के, फटे कपड़े पहन के, धूप छांव गर्मी में पसीने में परेशान होते हुए अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। हमें संकल्प लेना है कि हमें उस समय की बात बता रहा हूं, उन सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए उनके जैसे जीवन को जीकर उनको इस जीवन से मुक्ति दिलानी है, उनको इस जीवन के, इस गुलामी की जिंदगी से मुक्ति दिलानी है, एक अच्छा जीवन देना है। तो इसलिए उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब सब लोग इस तरह करने लगे तो जो लोग साइकिल यात्रा में शामिल हुए थे वो अनुशासित भी हो गए। उनको ये भी पता लगा कि साइकिल आगे नहीं निकालनी है, साइकिल पीछे चलानी है। उनको ये भी पता लगे क्या क्या परेशानियां आती है। इससे क्या हुआ कि एक अनुशासित कैडर का निर्माण। इसलिए मैंने आपसे साइकिल भी चलाई कि आप लोग समझे कि जब आप साइकिल चलाते हुए जाएंगे तो कहीं कहीं पर कठिन परेशानियां, कहीं कटीला रास्ता आ जाएगा, कहीं बारिश पड़ी होगी, गारा हो रहा होगा, धूप होगी, तो आप लोग खाना भी अपने आप जुटाओगे, तमाम चीजें अपने आप करोगे। और भविष्य में मैं भी जो जनपद बच गए उनमें जाके साइकिल यात्रा को चलाऊं, और एक यात्रा पूरे देश में करेंगे जब लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। वो यात्रा हम 4200 किलोमीटर के करीब भी रखेंगे कि जिससे माननीय काशीराम साहब की अधूरी बात को पूरा करने के लिए पूरे देश में हम लोग संदेश दे सके। लेकिन उसके लिए मुझे लीडरों की जरूरत नहीं है, योद्धाओं की जरूरत है, जो भूखे प्यासे रह के, तमाम तरह की सुविधाओं से दूर रह के, एसी की परवाह न करते हुए, धूप की परवाह न करते हुए, लड़ने की भूमिका में अपने समाज की पीड़ा को समझते हुए अनुशासित रूप से उस आंदोलन में भागीदारी करें। और जब वो आंदोलन चलेगा तो मैं आप लोगों से नाम लूंगा जो उस पूरी यात्रा में शामिल रहना चाहेंगे, मैं उन सब लोगों से नाम लूंगा, और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से, उस समय तो काशीराम साहब ने 10,000 रुपए इकट्ठा किए थे साथियों से,
और 7,500 रुपए का सामान खरीद लिया था, इस विश्वास के साथ कि जब हम अपनी बात को लेकर गांव में मोहल्लों में जाएंगे तो हमारे लोग रोटी की व्यवस्था अपने आप करा देंगे। एक घटना भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आंदोलन कैसे चलता है। मान्यवर काशीराम साहब उसी साइकिल यात्रा के बीच हमारे यहाँ भी आए। देर होने के कारण और संख्या ज्यादा होने के कारण लोग वो गांव में तो गए, लेकिन अपने लोग के हालात जानते थे, तो उनसे ये नहीं कह पाए कि रोटी की व्यवस्था करा दो। तो कार्यकर्ताओं कहा कि जाओ देखो किसी कपड़े उपड़े का व्यवस्था हो जाए सोने के लिए। तो सारे कार्यकर्ता गांव में गए और अपने समाज के लोगों से जाके कपड़े की व्यवस्था करके लाओ। सब लोग भूखे सो गए, सबको भूख लगी थी, लेकिन काशीराम साहब ने भूख की बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये गरीब समाज जो है इतने लोगों के खाने की व्यवस्था अब एकदम से नहीं कर सकता। तो यानी कि भूखे पैसे रह के और अपनी खुशियों को मार के अपनी मेहनत अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें अपने महापुरुषों को सीखना चाहिए कि आंदोलन कैसे चलता है। ऐसे चला के आंदोलन और अपने हिस्से की रोटी अपने भाई को देके तब जाके जो है ना गैर बराबरी और भाईचारा गैर बराबरी दूर की जाती है, भाईचारा बनाया जाता है। तो आपको इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठाना चाहिए। अभी हमारे लोग क्या करते हैं, फोटो के चक्कर में मीडिया के सामने आ रहे, मीडिया आगे तो सब लोग भाग दौड़ के मीडिया के सामने चले जाएंगे। क्यों भाई? जिन लोगों ने तुम्हें इतने लंबे समय तुम्हारी बात कभी नहीं दिखाई, आज तुम उनके सामने खड़े होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। तुम्हें तो इतनी ताकत बनानी चाहिए कि तुम्हारी इतनी बड़ी पार्टी बने कि जब तुम्हारा कोई भी नेता है तो कार्यालय के बाहर जो है ना गाड़ी खड़ी हो, वो कह रही हो कि देखिए आज फलानी जगह से आजमगढ़ से फलाना नेता पार्टी के पहुंच चुके हैं, पार्टी की मीटिंग चलेगी अंदर है। आज मऊ से इतने बढ़िया नेता जो है, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर से, बाराबंकी से, लखीमपुर खीरी से इतने बढ़िया नेता जो है, फलाने नेता, कश्यप समाज के नेता, पाल समाज के नेता, कुर्मी समाज के नेता है, बहुजन समाज के नेता, दलित समाज के नेता, मुस्लिम समाज के नेता, प्रजापति समाज के नेता, वो जो इतने बड़े नेता पार्टी के वो पहुंच चुके हैं। तब जाके हमारी बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। जैसे अभी आप मीडिया देखते बेवकूफ की तरह हो जाते हो, क्या करोगे उसका? रोज तो मीडिया के लोगों को गाली देते रहते हो कि मीडिया हमारी बात नहीं दिखाती। जैसे तुम्हारे सामने आते तो क्या नतमस्तक हो जाते? क्यों हो जाते? मैं तो नहीं मानता। मैं तो तुमने देखा टीवी चैनल में धमकाता रहता हूँ उनको। इसलिए धमकाता रहता हूँ कि मुझे मेरी समझ में आता है ये जो लोग यहाँ बैठे यही हमारा मीडिया है। जब आपको जो बात मैंने समझाई और आप लोग गाँव जाके लोगों को समझाओगे तो लाखों लोगों तक हमारी बात चली जाएगी। यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। क्या कोई पार्टी ऐसी है जो बिना पैसे दे लोगों को बुलाती हो? है कोई पार्टी ऐसी? क्या कोई पार्टी ऐसी है कि वो दारू, खाना, बस की व्यवस्था करा रहे उसके लोग जाते हो? एक अगर एक पार्टी है तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं कोई देश में। समझ रहे हो? ठंडा नहीं भाई, ठंडा नहीं। आज तो हमारे लोग बिस्लेरी का पानी पीने लगे हैं। एक दिन वो भी था आपसे 100 साल पहले, अभी 101वां साल चल रहा, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां जानवर पानी पीते हैं वहां पानी पिलाने का अधिकार दिलाने के लिए भी सत्याग्रह किया, लाठियां लगी। समझ रहे हो? अभी 100 सालों में आप लोग अपनी हैसियत को नहीं पहचान पाए हो कि आपके साथ क्या क्या जनजाति होती थी, कौन करता था, किसने आपके अधिकार छीने थे, और आप दुश्मन की बात को बड़ी करते रहते हो। बताओ, दुश्मन जो है, जो अंदर से तुम्हारे खिलाफ जो है षड्यंत्र करता है, वो तुम्हारे दलों में बैठकर तुम्हारी भलाई का काम कर देगा कभी? आज तो तमाम पार्टियां तमाम तरह के सम्मेलन करने की बात कर रही है। उन सम्मेलनों से तुम्हारे समाज का भला हो जाएगा? वही लोग तो सभी सरकारों में बैठे हैं, वही लोग नेता हमारे दलों से बच जाए। तुम नेता कब बनोगे भाई? समझ रहे हो? तो हमें बहुजन समाज बनाना, आजाद समाज पार्टी बनाना बहुत आसान काम था, एक दिन का काम था। हमने ऐसे ही तैयार किया और सब लोगों ने घोषणा कर दी। लेकिन आजाद समाज बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुजन समाज बनाना बहुत बड़ा काम है। टुकड़ों में बटे इतनी जातियों को एकजुट करना, अपनी बात समझा के भाईचारा बनाना और उनको वोट के लिए तैयार कराना, ये कोई छोटा काम नहीं है। और वोट की सुरक्षा करना, मैं लगातार समझाता रहता हूं, मैंने बोर्ड पे भी समझाता, कुछ साथियों ने सीखा होगा कि 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वोट की कीमत, कि वोट किस कीमत पे हमें मिली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान किए, वो तुम्हारे परिवार के लोग थे, तब तुम्हें वोट का अधिकार मिला। फिर वोट की सुरक्षा, कि वोट की सुरक्षा काशीराम साहब ने कहा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है।
वोट किसी को बेचनी नहीं है, वोट किसी को बांटनी नहीं है। वोट सम्मानित व्यक्ति को, जिस पे आपको भरोसा है, उसको सौंपनी है। समझ रहे हो? वोट से निर्माण कि अगर आज हमारी हालत बन गई है, तमाम तरह के उल्टे कानून हमारे खिलाफ लागू हो गए हैं और तमाम तरह से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये वोट से जो निर्माण हुआ दूसरों की वोट ने और हमारी गलती की वजह से जिस चीज से निर्माण हुआ दूसरे की ताकत का, उसकी वजह से ये हुआ है। अगर हम अपनी वोट का सही प्रयोग करते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है? और वोट के परिणाम, अगर आपने सही व्यक्ति को वोट दी तो आपकी बात आगे बढ़ेगी, आपके लिए कानून बनेगा, और गलत व्यक्ति को वोट दी तो उनकी बात आगे बढ़ेगी, आपके खिलाफ कानून बनेंगे। समझ रहे हो? कानून है, संविधान है, लेकिन उसको लागू कराने वाले लोग नियत नीति नहीं है। इसलिए आपको, आप जैसे लोगों को जिनकी नियत अच्छी है, नीति अच्छी है, उनको मैदान में जाना चाहिए। समझ रहे हो? और उसको जाने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। अभी का जो लोकतंत्र है उसमें पैसे वालों की बात होती है। जब आप सुनेंगे तो हर एक चुनाव को लड़ने के लिए 2-3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है विधानसभा की। पड़ती है नहीं पड़ती है? आप में से जितने लोग यहाँ बैठे, जरा हाथ उठा के बताओ किसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो चुनाव में लड़ने जाओगे, अगर नहीं है तो जमा पूंजी होगी, कहीं जमीन होगी, कोई गहने नाने होंगे, उसको बेच दोगे, और फिर अगर ना जीते तो बर्बाद हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे, फिर कर्ज उतारते फिरोगे। तो इसलिए लोकतंत्र को सस्ता करना है। कैसा सस्ता? कि सीमित संसाधनों पे जैसे दूसरे लोग फ्लैक्स लगाते हैं, और हमने अपने लोग कहा कि वोट पेंटिंग करा, दीवारों में लिखो, खुद से जा सीखो, अपनी पार्टी का नाम लिखना सीखो, उनके नारे लिखने सीखो, अपना नाम लिखना सीखो, और जाके दीवारों पे लिखो, जो लंबे समय तक रहे। समझ लो? जब सीख जाओगे तो 10 मिनट में कर दिया करोगे। अभी आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आएगा, चुनाव चिन्ह दूसरी पार्टी के पहले चुनाव चिन्ह आपकी पार्टी का आएगा, आपको बताना पड़ेगा, तो उसको बनाना सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अपनी पार्टी के लिए जो भी योगदान आप कर सकते हो वो करना चाहिए। इसलिए हमने सस्ते संसाधन, साइकिल, तेल ना खर्चो क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, उसके साथ दीवार पेंटिंग, उसके साथ छोटे छोटे झंडे, तख्तियां। टीवी पे तो हमारा प्रचार नहीं होता, इतनी सी खबर दिखाते बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इतने लोग समूह को नेतृत्व करते तब। समझ रहे हो? इतने बड़े बड़े हमारे कोई विज्ञापन नहीं आते, कहीं बड़ी बड़ी दीवारों पे हमारे फ्लैक्स नहीं लगे हुए हैं। तो छोटे छोटे साधनों पे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और इस लोकतंत्र को सस्ता करने के लिए, ये गरीब का बच्चा, मेरे जैसा बेटा भी, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा भी सपना देख सके अपने समाज की भलाई का, आगे बढ़ सके, और उस समाज को, सपने को लेकर अपने सपने को सफल करने के लिए, जैसे एक गरीब का बच्चा भी आईएएस बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता? बताओ। अगर आईएएस में ऐसा होता कि जिसके पास 5 करोड़ रुपए होंगे वही आईएएस बनेगा, तो कोई क्या गरीब का बच्चा आईएएस बन पाता? लेकिन क्योंकि चुनाव प्रक्रिया है, वहां भी कंपटीशन होता है, इसलिए कंपटीशन तो हो, लेकिन उसका माध्यम काम हो, टिकट का माध्यम, टिकट का पैमाना काम हो, पैसा ना हो। तो इसलिए आपको ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ना बिकने वाला समाज जब बन जाएगा तो ना बिकने वाले नेता अपने आप तैयार हो जाएंगे। जो नेता भी समाज को बेचने काम करेगा, समाज उसको एकदम हटा देगा। समझ? जब समाज तैयार होगा तो हमें ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए समाज के बीच में जाकर अपनी बात को रखना है कि वोट की जरूरत क्यों है और वोट से क्या तैयार होगा। समझ रहे हो? एक और बुनियादी बात, अगर बहुत तेज बारिश हो जाए, ये किसानों से जुड़ी बात है, लेकिन समझ आपको वही आएगी जहां समझाना चाहता हूं। समझ रहे हो? अगर तत्काल बहुत तेज बारिश हो तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है, वो तोड़ के कोई भी जो है पेड़ या कोई भी खेत का वो बह जाएगा बाहर। लेकिन अगर धीमी धीमी बारिश होती तो किसान भी खुश हो जाता है। नहीं हो जाता है? जो खेती करते हैं वो जानते होंगे, वो समझते हैं कि धीरे धीरे जो बारिश हो रही है ये धीरे धीरे मिट्टी में गहराई तक चली जाएगी, इसकी जड़ें गहरी हो जाएंगी, तो लंबे समय तक इसका लाभ खेत को मिलेगा। तो ये सस्ते संसाधन मैंने तैयार किए हैं, जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के स्पीड से जो साइकिल आप चला रहे हो ना, उसकी बात जो है बहुत गहरी जाएगी समाज के मन में, वो ऐसे जड़ में बैठ जाएगी समाज के। वो देख लेगी, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं जो चुनाव के बीच आते हैं, जब चुनाव आता दबा कहते हैं अरे भैया चाचा ताऊ वोट दे दो। एक तरफ वो लोग हैं जो जहाँ अन्याय अत्याचार हो, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना संसाधन देखते, ना कुछ देखते, और मेहनत करते रहते हैं, आपके बीच में रहते हैं, और वो साइकिल से चल चल के मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए।
जनता की जहां बात समझ में आई तो पासा एकदम पलट जाएगा। समझ रहे हो? समझाएगा कौन? जनता को कौन समझाएगा? तुम्हें तो मैं समझाकर ट्रेन कर दूंगा, जनता कौन समझाएगा? तो जब तक आप लोग तैयार नहीं होंगे तब तक भला नहीं होगा। समझ रहे हो? वो एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कानून तो बना सकता है बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, लेकिन उसको लागू कौन कराएगा? बहुत संख्यक लोग। समझ रहे हो? जब ये समाज तैयार होकर अपनी सरकार बनाएगा तभी कानून बनेगा। समझ रहे हो? अगर एक वोट से भी हारे तो क्या विधायक बन जाएगा तुम्हारा? और विधायक नहीं बनेगा तो क्या वो तुम्हारे लिए कोई बजट करवा देगा लागू? क्या कोई नीति बना देगा? कोई मामले को उठा देगा? 130 करोड़ लोग भी सड़क पे खड़ोगे, कोई कानून नहीं बनाते। कानून बनाने की ताकत जो है वो क्या तो विधायिका में है या फिर लोकसभा में संसद के पास है। वहां अपने नुमाइंदों को भेज के उनके जरिए अपने काम को, अपनी बात को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अब मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ूंगा, आप सब लोग उसको दोहराना, फिर हम लोग उत्तर प्रदेश में आगे के चरणों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेंगे। संकल्प के बाद जो है, जो आदेश प्रोग्राम का है वो जानकारी मैं ले लूंगा, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। फिर सभी कार्यकर्ताओं से थोड़ी थोड़ी देर मुलाकात की जाएगी, सभी टीम से उसको दिशा निर्देश किया जाएगा। और सम्मानित करने के लिए तो मेरे पास जिन लोगों ने साइकिल चलाई यही है कि आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आपके जिलों मुख्यालयों में हम लोग जो है आपको सम्मानित जरूर करेंगे। देखो भाई, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, समझ रहे हो? कोई काम नामुमकिन। शर्त एक है कि हर जितनी भी चाहत आप रखते हो उतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अगर आप IAS बनना चाहते हो तो 12-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सुनते रहना। अगर चपरासी क्लर्क बनना चाहते हो तो 8 घंटे 6 घंटे में काम चल जाएगा। और अगर आप सरकार बनाना चाहते हो तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। कितने घंटे काम करना पड़ेगा? महीने आप पे 5 से 7 महीने हैं। 24 घंटे काम करोगे, गांव-गांव जाके लोग तैयार करोगे, लोग तुम्हारी बात को समझ जाएंगे। जो दिशा निर्देश झंडे लगाओगे, अपनी बात को रखोगे, सरकार बनाने की बात करोगे तो अच्छा हो जाएगा। देखो, जिस आदमी को जो जरूरत होती है वो वही बात करता है। जैसे आपको जरूरत है रोटी की, तो आप लोगों से क्या बात करोगे? जाके रोटी की। खुद से भी क्या बात करोगे? रोटी की। और जब रोटी की बात करोगे, रोटी की मांग करोगे तो किसकी बात पूरी होगी? रोटी की। अगर आप खुद से बात करोगे कि भाई हमें अपना राज लाना है, तो राज कैसे लाना है उसके आइडिया आपके पास आ जाएंगे। जब आइडिया आ जाएंगे तो आप धूप भी नहीं देखोगे, आपको धूप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। किसान का बिगाड़ती है धूप? कुछ नहीं। बारिश बिगाड़ती है किसान का? कुछ नहीं। तूफान बिगाड़ता है उसके इरादों का? कुछ नहीं। अगर आपके अंदर ये फौलादी इरादा जाग गया कि भाई हमें अपनी सरकार बनाना है और हमें लोगों को तैयार करना है, तो कोई भी चीज आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो किसी परेशानी में नहीं उलझना है, किसी के साथ झगड़े में जाना है, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी की बुराई नहीं करनी है। अपनी पार्टी की नीतियां लेके, सिद्धांत लेके जनता के बीच में जाके अपनी बात को बढ़ानी है। समझ रहे हो? एक चीज और आखिरी बात बता देता हूं, जैसा समाज होता है ना वैसा ही वो नेता चुनता है। तुम लोग लड़ाकू लोग हो, तुम लोग स्वाभिमानी लोग हो, तुम लोग जिस चीज से परेशान हो, मुक्ति चाहते हो, गुलामी को काटना चाहते हो, अपने लिए रोजगार चाहते हो, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हो और आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे चुना। अगर तुम चोर होते, लुटेरे होते, जालसाज होते, धोखा देने वाले होते, तो ऐसे व्यक्ति को चुनते जो लोगों को धोखा देता है। ना तो मैं खुद धोखा देता हूँ, ना आपसे अपील करूंगा कि अगर किसी भी स्वार्थ से आप जुड़े हैं, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी को ठगने के लिए, मेरे बराबर में फोटो खिंचवा के आम जनता के बीच में मेरा फोटो दिखा के किसी से रुपए लूटने के लिए, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, तो मैं ऐसे लोगों का कभी समर्थन नहीं करूंगा। कभी चाहे मेरा सगा भाई भी ना, मैं उन्हीं लोगों का समर्थन करूंगा जो ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि मेरा परिवार तो गाँव में है, लेकिन मेरा परिवार तो यही है जो सुबह शाम आजाद समाज पार्टी में ईमानदारी के लिए काम करते हैं। आप लोग मेरा परिवार। ये भी समझता हूँ कि ये परिवार पूरे 5 साल तो आंदोलन करता है, जेल जाता है, मुकदमे झेलता है, लाठी खाता है, बेइज्जत होता है, अपमानित होता है, अधिकार नहीं है इसके पास, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो गुमराह हो जाता है। तो आप तो हमारे लीडर हैं,
आप ये समाज के नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता तो वो लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, जिनको आपको तैयार करना। आप नेता लोग हो गए सब लोग। आप गले में नीला पट्टा पहनते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो आप नेता हुए या नहीं हुए? तो नेता व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नेता व्यक्ति को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और 4 सिद्धांत मैंने आपको दिए हमेशा। क्या? पहला, ईमानदारी। अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ईमानदारी नहीं रख रहा है काम। ठीक है। दूसरा, संघर्ष। जो व्यक्ति कह रहा है कि हमसे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो यानी कि वो काम करने में संघर्ष की भावना का निर्माण नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा। तीसरा, संकल्प। वो संकल्प नहीं लेना चाहता जिसको अपनी विधानसभा, लोकसभा में, जिले में कुछ करके दिखाना है। वो पार्टी के साथ सच्ची भावना नहीं रखता। तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है। चौथा जो अंतिम है वो क्या है? क्या है वो बताओ? हाँ, तो फिर वो है त्याग। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप मुझे सुन के और उसको आत्मचिंतन नहीं करते। मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ कि त्याग के बिना कुछ नहीं होगा। जिस महापुरुष ने त्याग किया वो त्याग से नजर अमर हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों जानते हैं? क्या वो कैबिनेट मिनिस्टर थे? वो कानून मंत्री इसलिए जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि उन्होंने हमें जो है दिया। इसलिए जानते हैं हम लोग ने, इसलिए जानते हैं लोग ने। देखो कैसे घूमे बैठे बैठे सब कुछ बाबा साहब की वजह से। और कोई पूछ रहा क्या क्यों जानते हैं उन्हें? तो सके वो। अरे यार, इतनी बड़ी लड़ाई, ऐसे कठिन रास्ते आएंगे, शक्तिशाली रास्ते आएंगे, लाठियां चलेंगी, गोलियां चला देंगे लोग, बूथ कैप्चर करेंगे, तमाम तरह से जोर दबाव लगाएंगे, कहेंगे पैसे दे देंगे तुम्हें, तुम पे आरोप लगाए। कैसे लड़ोगे तुम लोग बताओ? जो इतने कमजोर से होकर बैठ गए घंटे में। मैं पूछ रहा हूँ कि किसने याद करते? तो जी क्या बात है? किसने याद करते बाबा साहब को बताओ? हाँ, कि उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। उन्होंने अपनी परवानी की वो चाहते तो जाके अमेरिका में फंस जाते, अपने परिवार को बसा लेते, अपने बच्चों का जीवन बचा लेते, लेकिन उन्होंने उनके जीवन की नहीं, हमारे जीवन की परवाह की। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को ना तो हमारी जाति के थे, ना बिरादरी के थे, ना कहीं के गांव के थे, ना कस्बे के थे, फिर भी हम उनको क्यों अपना मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया। इसी तरह से माननीय काशीराम साहब की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते तो देश के राष्ट्रपति बन जाते, वो चाहते राज्यपाल बन जाते, वो चाहते बहुत पैसे वाले व्यक्ति बन जाते, वो चाहते तो देश दुनिया में कहीं भी जाके अपना महल बना लेते। क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया उन्होंने महल बना लिए, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा इस समाज से अपने लिए नहीं लिया और जैसे आए थे ऐसे चले गए। तो इसलिए हम उनको नेता मानकर उनको याद करते हैं। समझ रहे हो? तो तुम भी काशीराम साहब को नेता मानो और उनको मानने के लिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे लोग उनको पढ़ते नहीं है। पढ़ते नहीं है तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है कि पढ़ते नहीं तो जानते नहीं है। अच्छा सोचो, अगर आपने कक्षा 10 की पढ़ाई नहीं की तो कक्षा 10 का पेपर दे दोगे? तो अपने महापुरुषों को पढ़ा करो, पढ़ोगे तो उनके दर्द पीड़ का एहसास आपको हो जाएगा। मुझसे लोग पूछते हैं आरटी जी की भाई अरे इतना काम कैसे कर लेते हो? तो मैं उनको यही बताता हूँ कि जब आप अपने महापुरुषों को पढ़ोगे, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ोगे, उनके बलिदान को पढ़ोगे, उन्होंने जो अपमान परेशानियां से उनको पढ़ोगे, माँ सावित्रीबाई फुले को पढ़ोगे, डॉक्टर ज्योतिबा फुले को पढ़ोगे, छत्रपति साहूजी महाराज को पढ़ोगे, तो आपके अंदर जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ोगे, जन्नैया कपूर नायडू, तो आपके अंदर वो दर्द पैदा हो जाएगा। जब दर्द पैदा हो जाएगा तो फिर आप उस दर्द की दवाई को ढूंढना फिरोगे। जैसे हमारे एक सीनियर आदमी कहते हैं कि भैया जिसे बुखार नहीं होता उसे बुखार की दवाई दे दो, क्या वो लेगा? पता आप लेगा नहीं लेगा? लेकिन अगर उसे बुखार हो रखा हो तो आप कह जाए कि मेरे बुखार की दवाई, तो क्या देगा वो एकदम से? इलाज दे दो। तो अपने अंदर दर्द पैदा करो। तो दर्द आता है कैडर से, तो हम लोग कैडर कराएंगे, इतिहास की जानकारी होगी, दर्द पैदा होगा। दर्द पैदा होगा तो आप भी घर से निकल के आने और काशीराम साहब ने दिखाया रास्तों पर चल के अपने समाज को शासक समाज बनाने के लिए काम करूंगा। हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और प्रस्तावना पढ़ के फिर हम लोग संकल्प लेंगे। कमेटी ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देने के बाद कोई गलती ना हो, नेक्स्ट निकाल दो, होगी मनीष निकाल देगा। आप मुझे बताओ, ये हम तो श्री नहीं कहते, हम तो श्रद्धा कहते हैं, लेकिन ये श्री श्री का खूब चल रहा है हमारे यहाँ हमेशा। जो है मैं एक चीज को कहता रहता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी पर रहो। जिन लोगों ने अपने सिद्धांत छोड़े उनका बेड़ा गर्क हो गया। हमें सिद्धांत नहीं छोड़ने। हमारी मूवमेंट 15 बनाम 85 की है। कौन सी मूवमेंट है? अच्छा कमाल की बात बताता हूँ आपको, देखो गजब की बात।
देखो तुम लोगों को मैं समझाता रहता हूँ, यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ एक व्यक्ति जुड़े, क्या नाम था उनका? प्रवीण त्रिवेदी जुड़े। अभी दुश्मन को तो यही काम करना है कि वो अफवाह फैलाएगा, विरोधी तो यही करेगा। तो उन लोगों ने कहना होगा, बताओ ये तो 1585 काशीराम साहब सिद्धांत की बात करते थे, बताओ भाई ये तो जो है इन्हें भी लेने लगे त्रिवेदी को। अब मैंने भी पहले सोचा कि ये कैसे हो सकता है, हमको सिद्धांत को हमारे में बढ़ते पड़ेगा। तो मैंने पूछा तो अध्यक्ष ने कहा वो है तो जाटव, वो त्रिवेदी लगाता है, क्या वो त्रिवेदी भवन में तो लगाते आ रहे हैं, मगर वो जाटव समाज से है, तो वो तो ऐसी है। और मैंने कहा ये क्या हो गया? तो हमारे भी कुछ लोग लिख रहे थे कि भाई साहब देखो अब तो हमारी मूवमेंट में दूसरे लोग आने लगे। अरे इतने गुमराह मत बनो, इतने बेवकूफी वाले काम मत किया करो। जिन सिद्धांतों में हम ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं उनसे समझौता कैसे कर सकते हैं? तो तुम दूसरों की बातें मांगे तुम भी सोचने लग जाते हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा भाई? ऐसे गलतियां मत किया करो, समझ रहे हो? ये तो दूसरे लोग काम है कि वो आरोप लगाते रहेंगे, झूठ फैलाते रहेंगे, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें वो करके जो है आपके सामने रखते रहेंगे। क्या आपके यहाँ लोग ज्वाइन होते हैं, आप कैसे सोशल मीडिया में रखते हो? क्या हमारे यहाँ 100 लोग ज्वाइन हुए, 200 लोग कभी करते हो? तुम लोग करते नहीं हो। उनके एक आदमी ज्वाइन होता है, वो इतना बड़ा बड़ा अखबार में छपाते हैं, तुम छपाते हो? तो इसलिए सोशल मीडिया पर तो लिखा करो, समझ रहे हो? तो श्रद्धेय विजय कुमार गौतम जी को लखनऊ मंडल में प्रभारी जो है बनाया जाता है। ये हमारे पुराण को है। विजय कुमार गौतम जी के बारे में मैं एक दो जानकारी दे दूंगा, आप आगे आ जाओ। विजय कुमार गौतम जी बैठा तो लोग बैठा होता है। विजय कुमार गौतम जी माननीय काशीराम साहब के साथ मूवमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर जो व्यक्ति उस समय के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, उन सिद्धांतों को मानता है, अगर वो आज आजाद समाज पार्टी जुड़ा तो समझते हो ये कितने बड़े उसकी बात है परिवर्तन की, कि आज उस समय के जुड़े हुए व्यक्ति को भी भरोसा होगा कि अगर बाबा साहब और काशीराम साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता है तो आजाद समाज पार्टी काशीराम है, समझ रहे हो? तो मैं श्रद्धेय विजय कुमार गौतम जी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये आंदोलन आपके अनुभव से, नौजवानों के जोश से, जुनून से एक बड़ी ताकत बनेगा। धन्यवाद। और श्री चमकौर सिंह जी को लखनऊ मंडल में उपाध्यक्ष जो है हम लोग बनाते हैं। यहाँ जाओ। अब बहुजन कहने से बहुजन नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है, उसकी हिस्सेदारी देनी पड़ती है। इस बहुजन में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो दलित है। दूसरे नंबर पे नहीं, बड़ा तो ओबीसी है भाई, गलत हो गया, तो ओबीसी है बड़ा, लेकिन ओबीसी समाज के लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनको भी अपने मूवमेंट के साथ जुड़ना है। तो चमकौर सिंह जी का, बाजी जी का मैं स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ के मान सम्मान की रक्षा होगी। आप लंबे समय से जुड़े हुए भी हैं। आज घोषणा हो रही पद की, आपने साइकिल यात्रा में भी बड़ा रोल अदा किया। सीतापुर लखीमपुर खीरी में आपने साइकिल यात्रा चलाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी बैठ जाइए, ठीक है? अब हम लोग जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और फिर मेरे साथ जो है उस संकल्प को हम लोग दोहराए। खड़े हो जाए सब लोग हैं, बिल्कुल शांति से, ऐसा ना लगे कि भाई एकदम से जो है माहौल डिस्टर्ब हो गया है। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो संकल्प पढ़ा जाएगा। संकल्प पढ़ा जाएगा तो सब लोग जो है ना अपने हाथ ऐसे आगे कर लेना जब संकल्प पढ़ा जाएगा, ठीक है? शुरू करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 उस समय ये तारीख जब ये प्रस्तावना तैयार हुई 26 नवंबर 1949 थी। आज हम लोग 21 जुलाई को संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करेंगे। ये तो ही संविधान की प्रस्तावना। मैं बस एक बात आपसे शेयर करके फिर आपका संकल्प पढ़ाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर आगरा आए। आगरा में उन्होंने एक भाषण दिया, रोते हुए क्या कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आप अपने अंदर आकलन करो कि आप उनमें से कोई एक तो नहीं हो। अपने से सवाल पूछना घर जाके, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहां तक लेके आया। अगर तुम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। क्या तुम उनमें से पीछे हटाने वालों में से कोई एक हो? अपने अंदर आत्मचिंतन करना। फिर उन्होंने ये कहा, जो मैंने आज फेसबुक पोल से भी लिखा, कि मेरे जाने के बाद मुझे मरा हुआ मत समझना, शोषा करना। आज आरएसएस बीजेपी के लोग चिल्ला कहते हैं मंच से। कोई कहता है, कोई बाबा कहता है कि नई संसद में नई संविधान के साथ प्रवेश करो। कोई बोर्ड पे लिखवा देता है मध्य प्रदेश में, ये निकम्मा संविधान है, ये बराबरी नहीं देता, इसको खत्म करो। और संविधान पे वजह से जिनको अधिकार मिले वो लोग चुपचाप अपने घर में बैठ कर टीवी देखते, मोबाइल चलाते और ये कहते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब लोग मिलकर करेंगे पूरा। कौन सा मिशन पूरा करोगे जब संविधान खत्म हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? तो ये भी आत्मचिंतन करने का विषय। और अंतिम जो लाइन थी वो ये थी कि मैं आराम से मरना चाहता हूं। मैं इस तलाश में हूं कि कोई नौजवान इस तंबू का बम्बू बनके इस कारवा को आगे चलाए और त्याग समर्पण की भावना से, ईमानदारी संघर्ष की भावना से, संकल्प की भावना से, जो सपना मैं देखता हूं कि बहुजन राज आए, भारत में वंचित वर्ग के लोगों का राज आए, जो सपना माननीय काशीराम साहब ने देखते थे उसको पूरा हो जाए सपना। ऐसा भी वो चाहते थे। क्या आप उस तंबू का बम्बू बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप बाबा साहब के मिशन से धोखा करने वाले लोग हैं? क्या आप बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप बाबा साहब के मिशन से अपने बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाना चाहते हैं? क्या आप बाबा साहब के मिशन को तैयार करके सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहते हैं? और जब सत्ता की चाबी अपने हाथ में आ जाएगी तो तब यहाँ मानवता कल्याण के विषय पे बात होगी। मानवता कल्याण वाला राज जो है, जिसको संत रविदास जी महाराज कहते थे बेगमपुरा राज। कौन सा राज? ऐसा चाहूं राज में जो मेरे सबंधुवन और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। समझ रहे हो? जिस राज में ना किसी को डर हो, ना भय हो, ना परेशानी हो, ना रोटी रोजी की परेशानी हो, ना चोरी लुटाई की लूट पचाई की परेशानी हो, ऐसा राज स्थापित हो। समझ रहे हो? अब हम लोग संकल्प पढ़ेंगे, क्योंकि आज वॉलंटियर फोर्स की भी घोषणा होगी है। हमारा रक्षक दल भी तैयार हो गया है। जब उनमें से ताप में से चिन्हित करके नौजवानों को उसमें रखा जाएगा, उनकी बात सारे पदाधिकारियों को माननी पड़ेगी। जो रूपरेखा प्रोग्राम की वो देंगे, उसी हिसाब से व्यवस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी मानूंगा। दूसरा, आज हमने मिशन 78 काशीराम का उत्तर प्रदेश का संयोजक भी नियुक्त कर दिया। हमारा जो है ब्रेन भी तैयार हो गया। अब हम पे रक्षक भी है, हम पे दिमाग भी है। अब हमें जोर जुनून के साथ काम में जुटना है। तो आज 21 जुलाई 2021 को हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास, सच्चे त्याग की भावना से, ईमानदारी, संघर्ष, संकल्प की भावना से
बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की बात करेंगे और इसको साबित भी करके दिखाएंगे। हम इस बात दिलाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर अपने महापुरुषों के सच्चे सबूत हैं। उनके अधूरे कारवां को अपने जीवन का अमूल्य समय देकर पूरा करेंगे और इस देश में आने वाले समय में अपना राज स्थापित करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। आपकी बार बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ सब लोग, वापस बैठ जाओ।